चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश के बारे में आज हमारी तीसरी क्लास होगी। दिस इज आवर थर्ड क्लास अबाउट गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। देखिए, तो कल मैंने बहुत कुछ पढ़ाया आप लोगों को, बहुत कुछ पढ़ाया। आज मैं उसके आगे भी पढ़ाऊंगा। बताओ तो, एक दो क्वेश्चन पूछते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे बनाया था? कोई बताओ। मलिक जानी। यस, गुड, मलिक जानी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए, इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। कब रानी बनी थी, महारानी? 1236 में। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका, एकमात्र एकमात्र सिंगल महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। तो कोई पूछेगा आपसे, एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्ताना थी। चलिए, फिर मैंने बलबन के बारे में कल आपको पढ़ाया। देखो, कल मैंने पढ़ाया था कि इल्तुतमिश जो है 40, इधर ध्यान दीजिए, 40 बड़े बड़े जो आपको सरदार थे, तुर्क सरदार, है ना, 40 बड़े बड़े तुर्क सरदार थे, उन सबको चालीसा कहा गया। क्या कहा गया? चालीसा। चालीसा कहा गया। कोई पूछेगा तो क्या कहा गया? चालीसा। इसे तुर्कान ए चिहलगानी भी कहते हैं। इसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था कि अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए, है ना, अपने साम्राज्य को वो बड़ा करना चाहते थे। बड़ा करना चाहते थे? इल्तुतमिश बड़ा करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि उसी 40 में से एक एक सरदार था, बलबन, गयासुद्दीन बलबन, जिसने तुर्कान ए चिहलगानी जो 40 सरदार था उसको खत्म कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। तो बर्बाद किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने क्या कर दिया था? बर्बाद। किसको बर्बाद कर दिया? 40 जो सरदार थे, पावरफुल अमीर थे, मतलब पावरफुल इंसान थे, ठीक है, उनको बलवान, उसको बलबन ने बर्बाद कर दिया। मैंने बलबन के बारे में पढ़ाया था। उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाया था। क्या होता है आयरन एंड ब्लड पॉलिसी? रक्त और लौह की नीति क्या होता है, बताइए? हाँ, क्षमा नहीं करना, दंड देना। मतलब कि अगर कोई आदमी गलती किया तो उसको मौत के घाट उतार दो, क्षमा नहीं करना है। उसे कहते हैं रक्त और लोह की नीति। रक्त और लोह की नीति किसने लाया था? गयासुद्दीन बलबन ने लाया था। समझे? याद रहेगा ना? किसने लाया था? फिर मैंने बलबन के बारे में आपको पढ़ाया था कि बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ किंगशिप। थ्योरी ऑफ किंगशिप, इसमें क्या होता है, ध्यान दो। उसमें उसने कहा था कि मेरे अंदर राजा राजा का वास है, मैं राजा का प्रतिनिधि हूँ, मैं मैं सॉरी, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ। किसका प्रतिनिधि हूँ? भगवान। मैं गॉड का मैसेंजर हूँ, मैं, भगवान ने मुझे भेजा है। ये सब सेंस किसने कहा था? बलबन। फिर मैंने बलबन के बारे में पढ़ा था, इसने सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू किया था। सिजदा मतलब अपने सिर को राजा के सामने झुकाना और उसके पाँव को चूमना। सिजदा और पाबोस प्रथा यही होती है। समझे? समझ आया? तो सिजदा और पाबोस किसने शुरू किया था? गयासुद्दीन बलबन। इन सब बातों का जिक्र मैंने कल आपको कर दिया था, है ना। चले, आज हम लोग, अच्छा, इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चन लिखो, लिखिए, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? लिखो, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम ऐसे लिखो, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। बलबन का असली नाम था
बलबन का असली नाम बहाउद्दीन, क्या नाम था? ये भी लिखिए, बलबन का असली नाम बहाउद्दीन था, बहाउद्दीन। इसे मैंने भी चर्चा किया था, ठीक है, बलहाउद्दीन, ठीक है। क्या नाम था? बहाउद्दीन। उसे उलुग खां की उपाधि मिला था, लिख लीजिए, इससे ही उलुग खां की उपाधि मिला था, बलबन को ही उलुग खां की उपाधि मिला था, ठीक है। उलुग खां की उपाधि किसे मिला था? बलबन को ही मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इन सब चीजों की चर्चा मैंने किया था। चलिए आगे लिखिए, लिखो, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने किसने निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर, चले देखिए, तो क्या बता रहे थे, किस सुल्तान ने, लिखिए, किस सुल्तान ने, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? फिर समझो, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर, गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख को, अपने शिलालेख को, अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था, स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था, स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। किसने कहा था? आंसर लिखो, बलबन ने कहा था, बलबन ने। समझाते हैं सवाल को, समझो, इससे ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, इसको बहुत अच्छे समझाएंगे। देखिए देखिए, पहले बात तो एक चीज समझो, ये जो गढ़ मुक्तेश्वर, आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, सर ये गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद कहाँ है? मस्जिद तो है, मस्जिद है कहाँ? तो ये यूपी के, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिला में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला है, लोकसभा का 80 सीट, ध्यान रखना, सुनो, यूपी में कितने जिले हैं? 75। लोकसभा कुल सीट कितना है? 80। बिहार में कितना जिला है? 38। बिहार में 38 जिला, और लोकसभा कुल कितनी सीटें हैं? 40। बिहार में लोकसभा कुल कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। कोई दिक्कत आए? चले ध्यान सुनिए, तो बताते हैं, तो गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद कहाँ पे है? यूपी का कौन जिला? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जहाँ पे गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद है? हापुड़। कौन जिला है? हापुड़ जिला। अच्छा, वहां पर क्या कहा? अपने शिलालेख जानती हो? शिलालेख क्या होता है बताओ? हाँ, शिला का मतलब होता है पत्थर। जैसे देखो, पीछे में एक दीवार है ना, पत्थर पर लिखा हुआ, शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखा हुआ, शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर लिखा हुआ जो लिखो, कहते हैं शिलालेख। उसने खलीफा का, अच्छा खलीफा एक समय आएगा, देखो, खलीफा होता है, जो धार्मिक गुरु होते थे उसे कहते खलीफा, जो बहुत बड़े धार्मिक गुरु होते थे उसे क्या कहते थे? खलीफा कहते थे। इसने क्या कहा? स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था, समझे? समझ आ गया? तो किसने कहा था? बलबन। अच्छा, क्यों कहा था पता है? क्या कि कोई विद्रोह ना कर सके। खलीफा था, धर्म, धर्म की, जैसे हम लोगों में बहुत बड़े, जैसे शंकराचार्य हो गए, बहुत बड़े गुरु हो गए शंकराचार्य, उसी प्रकार मुस्लिमों में धार्मिक गुरु होता था खलीफा, इसलिए वो खलीफा का हेल्पर कहा, क्योंकि क्योंकि इससे उनका कोई विरोध ना कर सके, गयासुद्दीन बलबन का कोई विरोध, इसीलिए सब क्या कहा था?
हाँ, खलीफा कहा था, खलीफा का सहायक कहा था, क्या कहा था? हाँ, हेल्पर, हेल्पर मतलब क्या होता है? जैसे घर बनता है तो कोई हेल्पर होता है, ईंटा उठाने वाला होता है ना, वही। चलो, तो वहाँ लिख लो, वहाँ नोट कर लो, यह मस्जिद, नोट कर लो, यह मस्जिद उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में है, उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में है। यह मस्जिद उत्तर प्रदेश के कहाँ पे है? हापुड़ जिले में। ठीक है, अब देखिए, कोई दिक्कत? अब लिखो, ध्यान सुनिए। देखिए, तो लिखो, तुगरिल खां ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खां, तुगरिल खां ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? तुगरिल खां ने किसके शासन काल के दौरान विद्रोह किया था? है ना? तो आंसर लिखो, गयासुद्दीन बलबन के समय, गयासुद्दीन बलबन के समय। कोई बोलेगा गयासुद्दीन बलबन के समय, देखो समझाते हैं। देखिए, ध्यान दो बच्चों, देखो, तुगरिल खां जो था, ध्यान दो, ध्यान सुनिए, तुगरिल खां बंगाल का एक नवाब था, बंगाल का एक क्या था? नवाब, राजा था तुगरिल खां। देखो, बलबन बूढ़ा हो चुका था, गयासुद्दीन बलबन क्या हो गया था? तो उसका बुढ़ापा का फायदा उठाकर इसने क्या किया पता है? बंगाल का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, बोला मैं बंगाल का अब राजा हो चुका हूँ। बलबन ने पहले 2 गवर्नर भेजा उसको लड़ने के लिए, किस लड़ने के लिए? तुगरिल खां से लड़ने के लिए, दोनों को दोनों हार गया, समझे? फिर उसके बाद बलबन ने अंत में खुद सेना लेकर बंगाल गया और तुगरिल खान को मार गिराया। क्या किया? मार दिया, समझे? तो तो बलबन हो चुका था बूढ़ा, तो बुढ़ापा का सहारा लेने फायदा उठाकर उसने क्या किया? तुगरिल खान ने क्या किया था? बोलो। हाँ, कहाँ का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था? बोलो। बंगाल का, बंगाल का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया गया था, कर लिया था स्वयं को। लिखो, नोट में लिखो, लिखो, तुगरिल खान ने स्वयं को, तुगरिल खान ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र, तुगरिल खान ने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। देखो, बलबन ने, बलबन ने तुगरिल खां को मार दिया, बलबन ने तुगरिल खां को मार दिया। बलबन ने क्या किया? बोलो। तुगरिल खान को क्या किया? मार दिया। किसने मार दिया? बलबन ने मार दिया। नाम था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? हाँ, चलिए, समझ आ गया? अब देखो, इल्तुतमिश द्वारा अगला सवाल है, ध्यान सुनो, बलबन को खरीदना, कहाँ पर खरीदा गया? देखो, इल्तुतमिश गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। देखो, इल्तुतमिश को खरीदा था, सॉरी, ओहो, इल्तुतमिश ने खरीदा था बलबन को। जो इल्तुतमिश था, देखो पहली बात समझो, शुरू से याद करो, बोलिए, शुरू में कौन था? हाँ, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का गुलाम ये बलबन। कौन था? तो जब एक क्वेश्चन पूछेगा कि किस अभियान के में कहां पर खरीदा था, ये सवाल पूछता है,
जब ग्वालियर अभियान हुआ था ना, तब खरीदा था इसको। किस अभियान के तहत? इसको पहले मैंने बताया, जैसे इंसान की, जैसे अभी मान लो एक गिलास है, तो गिलास को खरीद लेते हैं, मोबाइल खरीद लेते हैं, चश्मा खरीद लेते, टोपी कपड़ा खरीद लेते हैं। उसी प्रकार पहले इंसान को खरीदा बेचा, अभी भी बेचा जाता है, खरीदा बेचा जाता है। अभी भी तो मानव तस्करी होता ही है, अभी भी खूब पैमाने पर होता है। तो तुगरिल जो हमारे इल्तुतमिश थे, इसने बलबन को खरीदा था। क्वेश्चन लिखिए, सुल्तान इल्तुतमिश ने किस सैन्य अभियान के बाद, देखो, सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने किस सैन्य अभियान के बाद बलबन को एक गुलाम के रूप में खरीदा था? बलबन को एक गुलाम के रूप में खरीदा था, एक गुलाम के रूप में खरीदा था, एक गुलाम के रूप में खरीदा था, है ना? ठीक है। कोई दिक्कत? आंसर लिखो, ग्वालियर अभियान 1232 में हुआ था। ग्वालियर अभियान 1232 में। पूरी कहानी समझ, देखिए पूरी कहानी समझो, पूरी कहानी समझ। देखो क्या हुआ, बलबन मूल रूप से इलबारी तुर्क था। क्या था? इलबारी तुर्क, तुर्क राजा था, मतलब तुर्की से आया था, जिसे मंगोलों ने बंदी बनाकर बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया था। देखो मंगोल क्या किया था, इसको गुलाम बना लिया है। किसको? बलबन को गुलाम बना लिया था। और उसके एक राजा नाम था जमालुद्दीन, जमालुद्दीन को बेच दिया। जमालुद्दीन को क्या किया? जमालुद्दीन उसे लेकर दिल्ली आ गया। क्या आ गया? दिल्ली। ध्यान दीजिए, 1232 में दिल्ली लाया। और इसी दौरान इल्तुतमिश ने ग्वालियर की जीत के दौरान, ग्वालियर जीता था। ग्वालियर कहाँ पे है? कहाँ पढ़ते हैं? मध्य प्रदेश। यस, ग्वालियर बेंच पढ़ाए थे, पॉलिटी जब पढ़ा रहे थे तो ग्वालियर बेंच पढ़ाए थे। तो ग्वालियर में बेच दिया। ग्वालियर से जीत की खुशी में वापस आया। तो बलबन की योग्यता देखकर, किसकी योग्यता देखकर? बलबन बहुत तेज तरार था, उसको भिस्ती का काम दिया। भिस्ती जानते हो क्या होता है? भिस्ती होता है पानी पिलाने वाला, जो राजा को पानी पिलाता है उसका। तो भिस्ती का काम किसने दे दिया? भिस्ती का काम दे दिया बलबन को। किसने दे दिया? इल्तुतमिश ने कहा तुम पानी पिलाओ। क्या मिलाओ? पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। भिस्ती का काम होता है, भिस्ती मतलब पानी पिलाने का कार्य। समझे? तो समझ आ गया पूरा कहानी? पूरा कहानी फिर समझो। बलबन कौन था? एक इलवाड़ी तुर्क था, जिसे मंगोलों ने गुलाम बना लिया था। फिर पूरी कहानी इसलिए बता रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ जाएगा पूरा कहानी है क्या। फिर उसको जो एक राजा, मंगोलों ने बंदी बनाकर उसे, एक राजा था जमालुद्दीन को बेच दिया। किसको बेच दिया? जमालुद्दीन उसे 1232 में दिल्ली ला लिया। फिर उसी दौरान क्या हुआ कि इल्तुतमिश ने ग्वालियर जीत लिया था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक, जीत लिया। तो जब वो ग्वालियर जीत से वापस आया तो उसने बलबन की योग्यता देखकर, बलबन को देखा तेज तरार आदमी है ना, तो उसको पानी पिलाने का कार्य क्या किया? उसे कहते हैं पानी पिलाने का मतलब भिस्ती का कार्य दे दिया। ठीक है, यही पूरी कहानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा, इल्तुतमिश ने बलबन को किस अभियान के दौरान खरीदा था? कब? 1232 में। 1232 में। ये बहुत डीपली क्वेश्चन है, नोट में लिखिए। बलबन मूल रूप से इलबारी तुर्क था। देखो बलबन मूल रूप से इलबारी तुर्क था, जिसे मंगोलों ने बंदी बनाकर जिसे मंगोलों ने बंदी बनाकर बसरा के ख्वाजा बसरा के ख्वाजा बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। देखो, बलबन मूल रूप से इलबारी तुर्क था। कौन तुर्क था? जिसे मंगोलों ने बंदी बनाकर जिसे मंगोलों ने बंदी बनाकर
बसरा के ख्वाजा, बसरा के ख्वाजा, बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। जमालुद्दीन को क्या किया? बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। ठीक है, जमालुद्दीन उसे 1232 में दिल्ली लाया। जमालुद्दीन उसे 1232 में क्या लाया? दिल्ली लाया था। ठीक है, समझे? देखो, उसी दौरान इल्तुतमिश ग्वालियर की जीत से वापस आया था। उसी दौरान इल्तुतमिश ग्वालियर की जीत से वापस आया था। ठीक है, उसी दौरान इल्तुतमिश ग्वालियर की जीत से वापस आया था और उसने बलवन की योग्यता को देखकर उसे खरीद लिया। और शुरुआत में पानी पिलाना यानी भिस्ती का काम दे दिया। फिर समझो क्या लिखा? जमालुद्दीन उसे 1232 में दिल्ली लाया। उसी दौरान इल्तुतमिश ग्वालियर की जीत से वापस आया था। उसी दौरान इल्तुतमिश ग्वालियर की जीत से कब आया था? वापस आया था और उसने बलवन की योग्यता को देखकर उसे खरीद लिया और पानी पिलाने का कार्य दे दिया, भिस्ती का कार्य। ठीक है, सीधी सी बात है। देखो, अब गुलाम वंश का अंतिम शासक की हम बात करेंगे। तो बलवन अपने एक क्वेश्चन पूछेगा, कौन राजा अपने पुत्र वियोग में मर गया? मतलब अपने बेटे के वियोग में मर गया, शोक में मर गया, कौन? बलवन लिखो, गुलाम वंश का कौन सा राजा अपने पुत्र वियोग में मर गया? ठीक है, तो आंसर लिखिए, पुत्र वियोग में मरने वाला राजा था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। पुत्र वियोग में मरने वाला व्यक्ति कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रिय पुत्र का क्या नाम था? शहजादा महमूद। क्या नाम था? लिख लो। उसका प्रिय बेटा का नाम था शहजादा महमूद। शहजादा महमूद नाम था, शहजादा महमूद। पूरी कहानी समझो। देखो, इसका एक बेटा था, बहुत प्यारा बेटा था, नाम था शहजादा महमूद। जो प्यारा बेटा होता है, जानते हो किसी प्यारे बेटे के मरने पर कितना खराब होता है। इसको सदमा लग गया। हुआ क्या था, 1285-86 में, ध्यान दीजिए इधर, मंगोल ने अटैक किया। मंगोलों ने इस पर क्या किया? हमला किया। ध्यान दीजिए, पूरी कहानी समझिए। तो मंगोलों ने इस पर अटैक किया। किस पे अटैक किया? बलबन पे, गयासुद्दीन बलबन पर। तो इसी अटैक में इसका जो प्यारा बेटा था, इसका नाम मैंने पढ़ाया, क्या नाम था? शहजादा महमूद। शहजादा महमूद की मौत हो गई। महमूद मर गया। महमूद क्या हुआ? मर गया। इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सका और 1287 में ही वो मर गया। 85-86 में झगड़ा हुआ, मतलब ये हुआ, और 87 में वो क्या हो गया? मर गया। ठीक है, नोट में लिखिए। देखो, 1285-86 में मंगोलों के एक भीषण आक्रमण का सामना करते हुए बलवन का योग्य पुत्र शहजादा महमूद मारा गया। 1285-86 में मंगोलों के एक भीषण आक्रमण का सामना करते हुए बलवन का योग्य पुत्र शहजादा महमूद मारा गया। शहजादा महमूद क्या हो गया? मारा गया। बलवन अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। बलवन अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था। यह इस शोक को बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसके कारण 1287 में उसकी मृत्यु हो गई। 1287 में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1287 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
ठीक है, तो ये समझ में आ गया पूरी कहानी कि अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था कौन, बलवन जी। फिर जब उसके बेटा मर गया तो मंगोल अटैक में, तो फिर ये भी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो भी 1287 में मर गया। 85-86 में मंगोल अटैक हुआ, 87 में ये खुद मर गए। अच्छा, अब देखो बलवन ने एक क्या किया, एक गुप्तचर विभाग बनाया। क्या बनाया? एक जासूसी विभाग। गुप्तचर जानते हो ना, जो खुफिया जानकारी देता है। कोई साजिश होता है कि ये साजिश हो रहा है, देखिए तो उसने क्या किया, जासूसी और सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति किया था। उस अधिकारी का नाम था वरीद। क्या था? बरीद, ब और दीर्घिकारी द, बरीद। ध्यान सुनिए, तो बरीद क्या था? बरीद एक जासूसी विभाग था, गुप्तचर विभाग। एक अधिकारी था, नाम था बरीद, मतलब जासूस ऑफिसर जो होता है क्या कहते थे? बरीद। क्वेश्चन पूछेगा कि जासूसी अफसर का निर्माण नामक डिपार्टमेंट किसने बनाया था? क्या बोलोगे? बलवन। अभी जो भी बोलेंगे बलवन के बारे में, अभी जो भी बात बोलेंगे किसके बारे में बोलेंगे? बलवन के बारे में। उससे रिलेटेड जो भी राजा होगा उसके रिलेटेड लिखो लिखो। बलवन ने अपने साम्राज्य में जासूसी और सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? लिखिए, बलवन ने अपने साम्राज्य में जासूसी और सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? बलवन ने अपने साम्राज्य में जासूसी और सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी? आंसर लिखो, बरीद। नाम था बरीद, बरीद, ब दीर्घिकारी द, बरीद। ठीक है, बरीद। क्या नाम था? बरीद। ठीक है, तो पूरी कहानी समझ आया। देखो राजा कैसे राजा होता है, राजा को पास अगर सूचना ही नहीं आएगा तो राजा मर जाएगा। अच्छा, हमारे ऊपर कौन अटैक करने वाला हमको पते नहीं है। डिपार्टमेंट जासूस स्पाई वगैरह जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जासूसी तुमको नहीं पता है तो फिर तुम कमजोर हो। पता होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट में अगर तुम्हारा कौन जासूसी कर रहा है, तुम्हारे आगे पीछे कौन लगा हुआ है, ये जरूरी चीज है। तो ये बलवन के पास एक खूबी थी, तो बरीद नाम का एक डिपार्टमेंट बना, जासूसी डिपार्टमेंट, समझे? जिससे अच्छा मोदी जी हैं तो क्या लगता है मोदी जी का जासूसी नहीं होता होगा? अब मोदी जी जासूसी नहीं करवाते होंगे पाकिस्तान सबका? पाकिस्तान भी करवाता होगा मोदी का जासूसी। जासूसी नहीं होगा तो मोदी कोई कहीं पर टपका देगा, समझे? तो जासूसी विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। समझ आ गया? चलिए तो बताइए, पुत्र वियोग में कौन मर गया? बलवन। किसने जासूसी विभाग बनवाया? बरीद, बरीद, बलवन। अच्छा, इसने ना पारसी धर्म के लिए, जो पारसी धर्म थे, पारसी समुदाय था, उसके लिए एक पर्व शुरू किया, नवरोज पर्व। पढ़ाए थे? एक नया पर्व शुरू किया, नवरोज या नैरोज, समझे? हाँ, नवरोज पर्व किसने शुरू किया? नवरोज या नैरोज लिखाए थे कल, हाँ तुम लिख लेना, ठीक। नैरोज, नवरोज पर्व एक फारसी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, पारसी धर्म को, पारसियों को बढ़ाने के लिए क्या किया, एक पर्व शुरू किया, नाम था नवरोज, NAVROZ, अंग्रेजी में लिखेंगे, ठीक है। चले बताओ, सिजदा और पाबोस क्या होता है? सिजदा मतलब घुटनों पर बैठकर सीधे झुकना, ऐसे करके, ठीक, मतलब मूड़ी घुटना में बैठ जाना है, ऐसे झुकना है। अब पाबोस मतलब सुल्तान के पैर को चूमना, जैसे ईरानी और फारसी प्रथा की शुरुआत का। ये प्रथा कहाँ पे था? ईरान में था। कहाँ था? ईरान, यानी इसे फारस भी कहते हैं। तो ये कल्चर फारस में था, तो ये इंडिया में भी शुरू किया था किसने? बलवन ने। अच्छा, ऐसा क्यों करते थे बताओ? अच्छा, क्या कारण था पाँव चूमने को, राजा को ऐसे सिर झुका को, क्यों? हाँ, राजा को भगवान
और उसका घमंड तोड़ने के लिए। सही बात, राजा को भगवान, क्योंकि राजा को मैंने बताया अभी राजत्व का सिद्धांत दिया था उसने। उसने राजा, वो कहता था मैं राजा का प्रतिनिधि हूँ, राजा का अंश है, मुझ में वास है, ये सब चीज़। और उसने इस शिष्टाचार को बढ़ाने के लिए, ताकि किसी में कोई घमंड ना आ जाए। बार बार सिर झुकाएगा तो उसको हैबिट हो जाएगा ना, क्या जाएगा, हैबिट, हैबिचुअल हो जाएगा, कोई विद्रोह ना हो, कोई रिवोल्ट ना हो जाए, इसीलिए। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत। और उसने कौन सी उपाधि ध्यान कर कल पढ़े थे, जिल्ले इलाही। कौन सी उपाधि, जिल्ले इलाही मतलब भगवान का वास, यानी ईश्वर की छाया है उसमें। इस जिले, क्वेश्चन पूछेगा किस राजा ने जिले इलाही की उपाधि, तो बलबन। जिले इलाही मतलब मेरे में भगवान का वास है, मेरे भगवान की छाया है, समझे। ये सब क्वेश्चन। और लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, ये नया क्वेश्चन लिखो। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एक अलग सैन्य विभाग, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने एक अलग सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज या दीवान ए आरीज, दीवान ए आरीज, ठीक है, दीवान ए आरीज सैन्य विभाग, दीवान ए आरीज शुरू किया था। पूरी कहानी समझो, ध्यान दीजिए, पूरी कहानी क्या है कि इसने क्या किया, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट, सैन्य मतलब मिलिट्री, सेना का विभाग बनाया। उसका नाम था क्या, दीवाने आरीज। क्या बोलेंगे बाबू, या दीवाने अर्ज भी कहते हैं इसे, ठीक। तो ये गयासुद्दीन बलबन ने बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि तुम जानते हो कि मंगोल उस समय बहुत हावी हो रहा था। वही मंगोल जिसने इसके बेटे को मार दिया आक्रमण करके, पता ना अभी 85-86 में जो इसका बेटा मर गया। क्या नाम था बेटा का, शहजादा महमूद, ये था ना, शहजादा महमूद, जिसको मर गया, जिसके शोक में ये भी मर गया। तो मंगोल अटैक खूब हो रहा था, मंगोल आक्रमण खूब हो रहा था। तो क्या हुआ कि ये जो मंगोल अटैक खूब हो रहे थे, उसी को रोकने के लिए एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम पड़ा दीवान ए अर्ज, दीवान ए आरीज। आया समझ में। अरे हर चीज का मैं कारण भी बता रहा हूँ ताकि समझ में आएगा। मैंने ये बताया कि बेटा मर गया, तो ये नहीं कि मर गया तो कैसे मरा, ये भी बताया। ये डिपार्टमेंट बना तो क्यों बना, ये भी कारण भी बता रहा हूँ। कारण समझना, हिस्ट्री में सिर्फ फैक्ट याद करने से नहीं होगा, यू हैव टू नो द रीजन, आपको रीजन भी जानना पड़ेगा। चल लिखिए, नोट में लिखो, नोट में लिखो। मंगोल आक्रमणों का सामना करने और आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए बलबन ने सेना को मजबूत किया, और मंगोल आक्रमणों का सामना करने और आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए बलबन ने सेना को मजबूत किया, सेना को मजबूत किया। उसने सैन्य विभाग को प्रशासनिक मामलों से अलग कर, उसने सैन्य विभाग को प्रशासनिक मामलों से अलग कर दीवाने आरीज नाम का एक नया शक्तिशाली सैन्य विभाग बनाया। देखिए, मंगोल अक्सुस लिखो, मंगोल आक्रमणों का सामना करने और आंतरिक विद्रोह मतलब राजा के अंदर में जो विद्रोह होता है, राजा के साम्राज्य में जो विद्रोह होता है, इंटरनल रिवोल्ट, आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए बलबन ने सेना को मजबूत किया। सेना को क्या किया, मजबूत किया। उसने सैन्य विभाग को, उसने सैन्य विभाग को प्रशासनिक मामलों से अलग कर, उसने सैन्य विभाग को प्रशासनिक मामलों से अलग कर दीवाने आरीज नामक एक नया सैन्य विभाग को प्रशासनिक मामले से अलग कर दिया, और मामले से अलग कर दीवाने आरीज नाम का एक नया और शक्तिशाली सैन्य विभाग बनाया, शक्तिशाली सैन्य विभाग बनाया। ठीक है, ठीक है।
कौन विभाग बनाया? बोलो जी, दीवाने आरिज, इसे हम लोग सैन्य विभाग का। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस राजा का प्रधानमंत्री यानी वजीर था? देखो, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस राजा का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ब्रैकेट में लिखो वजीर था। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले बलबन किस राजा का प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री वजीर था, वजीर था। ठीक है, किस राजा का क्या था? वजीर था। आंसर लिखो नसीरुद्दीन महमूद। आंसर लिखो नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। क्या रखोगे? महमूद। देखो ये इंटरेस्टिंग कहानी समझो। मैंने बताया कि बलबन शुरू में गुलाम था। क्या था? गुलाम। अलग अलग उसको, फिर अंत में वो इल्तुतमिश के पास, इल्तुतमिश के मरने के बाद क्या हुआ? एक राजा था नसीरुद्दीन महमूद। ध्यान सुनिए, वहां पर लगभग 20 साल, कितना साल? 20 साल ये वजीर बना। ध्यान सुनिए इधर, क्या बना ये? वजीर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, मतलब जो राजा को सलाह देता है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। चाणक्य उसके गुरु भी थे। चाणक्य जानते हो टीका, चोटी वाला कहानी सुने हो ना? ऐसे क्यों सुने हो ना चोटी वाला कहानी? क्या है कहानी बताओ, बताइए। नहीं पढ़ा है? पढ़ा देंगे, बता देंगे। सुनो पहले इसको देखो समझो। तो नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद जो था ना, वह बेसिकली ध्यान दीजिए एक राजा था। इसका प्रधानमंत्री कौन था? बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। अच्छा पता है, वो बहुत लॉयल आदमी था, वफादार था। इसी से खुश होकर नसीरुद्दीन ने कहा था, उलुग खां दिया था उसको उपाधि, उलुग खां। अभी लिखाए तो उलुग खां की उपाधि किसने दिया था? हाँ, अब तुम मेरा अच्छा काम करोगे, ध्यान दो, तो तुमको हम क्या देंगे? एक उपाधि दे देंगे, कोई टाइटल दे देंगे। तो ये नसरुद्दीन ने इसे उल्लू खां की उपाधि दिया था। और जब नसरुद्दीन की मृत्यु हो गई तो ये खुद सुल्तान बन गया। खुद क्या बन गया? सुल्तान। ऐसा में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद ये खुद राजा बन गया। लेकिन राजा बनने से पहले 20 साल, 20 साल तक क्या था? ये बेसिकली एक वजीर था, प्रधानमंत्री था नसरुद्दीन जी के दरबार में। ठीक है, चलिए नोट में लिखो। सुल्तान बनने से पहले बलबन लगभग, सुल्तान बनने से पहले बलबन लगभग 20 सालों तक नसरुद्दीन महमूद का वजीर, वजीर मतलब प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री रहा ना। मतलब 20 साल तक नसरुद्दीन महमूद का क्या रहा? वजीर, प्रधानमंत्री। लिखिए, नासिरुद्दीन ने ही बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था। नसरुद्दीन ने ही बलबन को उलुग खां की उपाधि दिया था, उलुग खां। अब हम लोग पढ़ेंगे, लिखिए, लिखो, लिखिए गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? लिखिए, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, उसका अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। शमसुद्दीन क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था। शमसुद्दीन क्यूमर्स, आधा क य दीर्घुकार म, सौ के ऊपर रेप, क्यूमर्स।
शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्या नाम था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। अच्छा, देखो शमसुद्दीन क्यूमर्स बहुत ही कमजोर शासक था, बच्चा था, 3 साल का बच्चा था। देखो हुआ क्या, बलबन की मौत जब हो गई तो उसका पोता कैकुबाद, कैकुबाद बना। कैकुबाद के बाद 3 साल के बच्चे क्यूमर्स को गद्दी पे बैठाया गया। फिर क्या किया, इसके बाद एक व्यक्ति था जलालुद्दीन, जलाल, उसने क्यूमर्स को गद्दी से हटा दिया और खिलजी वंश की शुरुआत की। किस वंश की शुरुआत की? खिलजी वंश। और यहीं से खिलजी वंश की स्टार्ट हो जाती है। समझ आया? गुलाम वंश के बाद कौन वंश आता है? खिलजी। ठीक है, मतलब बताएंगे बहुत सारा वंश है, सिस्टमेटिक है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? देखो दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश हैं। पहले गुलाम वंश है, SKTSL, स्लेव। एस, देखो इसका ट्रिक है, SKTSL, ध्यान सुनो। एस स्लेव, के खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोदी। 5 वंश है। बोलो क्या नाम है? SKTSL। क्या नाम है? ट्रिक बोलो, बोलो। एस से क्या हुआ? स्लेव, गुलाम। के मतलब खिलजी। SKT, टी मतलब तुगलक। एस सैयद, एल से लोदी। लोदी वंश के बाद फिर आता है मुगल वंश, बाबर वाला जो पढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश है। क्या वंश है? 5 वंश। तो अभी हम लोग दिल्ली सल्तनत में पहला वंश ही खत्म कर रहे हैं। समझे? लिख लो, एक लाइन लिख लो तो। लिखिए, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से वंश है, ट्रिक लिख लो। SKTSL, सब लिख लो। SKTSL, SKTSL। देखो, एस मतलब हुआ स्लेव, के मतलब खिलजी, टी मतलब तुगलक, एस मतलब सैयद, एल मतलब लोदी। SKTSL पहले क्या होगा? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर सैयद। SKT, सॉरी, पहले हो गया स्लेव, के से खिलजी, टी से तुगलक, एस से सैयद, एल से लोदी। ठीक है, तो फिर इब्राहिम लोदी को हरा करके, देखो ध्यान दो, ऐसे कनेक्ट करो। इब्राहिम लोदी को हरा करके, इब्राहिम लोदी क्या किया था? हरा करके बाबर ने मुगल वंश की क्या किया था? पढ़ाया था ना जी, बाबर वंश पढ़ा ना, मुगल वंश। फिर से पढ़ाएंगे, रिपीट कर देंगे, टेंशन मत लो, ध्यान दो। तो अंत में लोदी वंश को हरा कर, इब्राहिम लोदी को हरा करके, पता है पानीपत का प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी क्या हो गया था? बाबर से हार गया। तो अंत में ओ लोदी लास्ट में है। लोदी के बाद फिर मुगल एम्पायर शुरू होता है, बाबर, हुमायूं, अकबर, ऐसे करके पूरा कहानी शुरुआत होती है। तो अभी, अच्छा, अब समझो। तो क्या बताया, जो गुलाम वंश है उसका अंतिम शासक था कौन? शमसुद्दीन क्यूमर्स। क्या नाम था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स को किसने हरा दिया, मतलब हटा गद्दी से? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन, जलालुद्दीन जो था उतना ज्यादा कमजोर शासक था। उसका बाद उसका, उसने उसका जो भतीजा था, ध्यान दीजिए, अलाउद्दीन खिलजी, ये बहुत हरामी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत हरामी था, ध्यान दीजिए, सुनो। ये उसने अपने चाचा को मार दिया था, समझे? ध्यान सुनो। जलालुद्दीन जो था चाचा था, उसका भतीजा कौन था? अलाउद्दीन। अपने चाचा को तलवार से भोग के मार दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी का फिल्म बना हुआ है, तुम जान देखे हो? इसमें हीरो होता है कौन? रणबीर कपूर। रणबीर, शॉर्ट में देखते हो, कभी कभी देखते होगे, कभी शॉर्ट का सर्च करना। तो उसमें जो ये अलाउद्दीन खिलजी होता है, एक रानी होती है पद्मावती, ध्यान दो। पद्मावती बहुत सुंदर रानी होती है, ध्यान दी। एक रानी हो पद्मावती, वो बहुत सुंदर रानी हो, बहुत सुंदर। उसका पति रहता है राणा रतन सिंह, ध्यान सुनिए, जिसमें दीपिका पादुकोण उसकी पत्नी बनी हुई होती है। मतलब दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती की रोल की है। और शाहिद कपूर उस फिल्म में जो है मुख्य रूप से राणा रतन सिंह बना होता है, ध्यान दो।
सुनो, सुनिए, पूरी कहानी समझिए। क्या होता है, तो रानी पद्मावती जो होती है, पद्मिनी जिसे कहते हैं, पद्मावती या पद्मिनी, वो बहुत सुंदर होती है। तो इतना सुंदर होता है कि पागल हो जाता है कौन? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी उसके हुस्न के को देख करके पागल होता है। उसको उसको क्या करता है, शादी करना चाहता था, समझे। लेकिन वो राजपुतानी थी, उसने क्या कहा, धोखेबाजी नहीं किया। अब जब उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान दो उधर, उसके पति राणा रतन सिंह राठौर को धोखे से मार दिया। तो उसके पास ऑप्शन था, मतलब पद्मिनी के पास ऑप्शन था, पद्मावती के पास ऑप्शन था, ध्यान दीजिए, कि वो या तो अलाउद्दीन खिलजी के पास शादी कर ले, लेकिन शादी नहीं की, पता है, आग लगा दिया। मतलब कितना दिन रानी, लगभग कहा जाता है, एग्जैक्ट आंकड़ा अभी मुझे याद नहीं है, हजारों रानी एक साथ मिल करके जौहर किया। क्या किया? जौहर। मतलब अब उसके पास ऑप्शन नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी उसको उसको चाहता था कि हम उसको हड़प ले, तो अंत में क्या किया, जौहर। जौहर का मतलब होता है कि एक साथ आग लगा लिया और कई सारी रानी मर गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में नहीं आ पाई। समझे? ये फिल्म देखना चाहिए तुम लोगों को, बहुत जबरदस्त फिल्म है। इसे स्टोरी, ऐसे में फिल्म देखने बोलते नहीं, लेकिन फिल्म देखना चाहिए। कौन? नहीं नहीं, फिल्म का नाम है पद्मावत। क्या नाम है? सिनेमा देखो, बहुत मजा आएगा। आज देख लेना तुम लोग, यूट्यूब पे छोटा सा करके देख आएगा, देखिए, हाँ मजा है। तो इस सबसे हिस्ट्री बिल्ड होगा ना। फिल्म भी ऐसा देखो जिसमें पढ़ाई हो जाए। ये फिल्म देखबी में पढ़ाई हो तो बुझ गली। फिल्म नाम की छे पद्मावत, देखो कि मजा आएगा। तो बताओ, तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। फिर उसकी बेटी से ब्याह करता है। मतलब तुम जानते हो कि मुसलमान में भाई बहन से क्या होता है, शादी। खाली अपना बहन ना हो तो शादी होता है, खाली अपना बहन शादी नहीं होता है, बाकी सब शादी होता है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो होती है, उसकी एक बेटी होती है, वो सुंदर बेटी होती है। तो यानी सुंदर बेटी, यानी बहन हुआ, चाचा की बेटी कौन हुआ, बहन। तो अपने बहन से क्या किया, शादी किया। तो इतना धोखेबाज होता है, अपने ससुर को, यानी अपने ससुर यानी समझो या चाचा समझो, उसको ही क्या करता है, मार देता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। देखो हम दिखाते हैं वीडियो, लिखिए। खिलजी वंश की शुरुआत करते हैं, लिखिए तो लिखो, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन। मैं क्यों लिख लेना, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा या ससुर कह लेना, ससुर भी कहना, कि इसकी बेटी से ही शादी किया था। ठीक है, मुसलमान में भाई बहन में शादी होता है ना। चले, कोई दिक्कत? अब लिखो, जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा? ऐसे को अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज़्यादा हरामी टाइप का शासक था। जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा? अलाउद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी को किसने मारा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया जी? हाँ, चलिए। तो उसने अपने चाचा जान को क्या किया, मार दिया। अभी जो तुम लोग को वीडियो दिखाई थी कुछ देर पहले। चले, बड़े आगे। पता है, अलाउद्दीन खिलजी बहुत घमंडी टाइप का था। बहुत की रहे घमंडी। वो हार मानने वाला नहीं था। बार बार प्रयत्न करते 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 उसके, मैंने बताया रानी के हस्बैंड को भी क्या किया, मार दिया। देखना इसमें स्टोरी में बताया गया, धोखा से मार दिया। छल कपट इसमें बहुत था। इसने सिकंदर एसानी की उपाधि लिया था। कौन सी उपाधि? सिकंदर एसानी, मतलब सिकंदर दुनिया का राजा था, मतलब दुनिया को जीता हुआ था, कहा जाता है सिकंदर, अलेक्जेंडर कहा जाता है। उसने सिकंदर सानी, मतलब दूसरा सिकंदर खुद को मानता था, मैं क्या हूं, दूसरा विश्व विजेता हूं। तो क्वेश्चन पूछेगा, किस शासक ने, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर एसानी की उपाधि लिया था, यानी दूसरा सिकंदर? किसने? एक के। हम अब अलाउद्दीन खिलजी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे एक के।
समझना। अलाउद्दीन खिलजी लिखो। देखिए, किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि लिया था? किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि लिया था? सिकंदर सानी की उपाधि लिया था, ऐसे लिखो। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या कहा था? कौन सी उपाधि लिया था? सिकंदर शानी। है समझ में? बोली बुआ, समझ आ रहा है ना जी? चलिए, तो ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, लिखिए, नोट में लिखो। अलाउद्दीन खिलजी इतिहास के महान विजेता सिकंदर की तरह पूरा दुनिया को जीतना चाहता था। देखो, अलाउद्दीन खिलजी इतिहास के महान राजा सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। इतिहास का महान विजेता सिकंदर की तरह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। ठीक है, समझे? इसलिए इसने अपने आप को सिकंदर एसानी, मतलब दूसरा सिकंदर, इसलिए इसने अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा। दूसरा सिकंदर कहा। क्या कहा? दूसरा सिकंदर कहा। किसने कहा? एक ही, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। तो सिकंदर एसानी या सिकंदर सानी, सिकंदर एसानी, दूसरा सिकंदर, ये सब आएगा। मार देना अलाउद्दीन खिलजी। समझे? चलिए, ध्यान रखिए, सुनिए, समझो। अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं, अभी बेसिक बता दिया। देखो, अब क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के पास मुख्य रूप से बहुत सारे सेनापति थे। ध्यान सुनिए, एक बार ध्यान सुनो। तो गर्मी बहुत है, बंद कर दे आज। लोग का मन है कि बंद कर, चलो चलो, कल सुनो, कल आप लोग पढ़ के आइएगा। क्या पढ़ के आएंगे? खिलजी वंश। थोड़ा अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ के आना बढ़िया से, अच्छे से, डिटेल में, जहाँ से पढ़ना, तो पढ़ने में और मज़ा आएगा। समझ के रखोगे तो पढ़ के और मज़ा आएगा। कल मैं क्या पढ़ाऊँगा? खिलजी वंश के बारे में। ठीक है, कल मिलते हैं।